होंगे। हैक और हॉट्रे ने व्यापार चक्रों की व्याख्या किस तरीके से की है। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉट्रे ने व्यापार चक्रों को कैसे समझाया है। हॉट्रे का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत है व्यापार चक्रों को समझने के लिए, और ब्रिटिश अर्थशास्त्री R.G. हॉट्रे ने व्यापार चक्रों को विशुद्ध मौद्रिक विषय माना है। उनके अनुसार मुद्रा की मात्रा अथवा उसके प्रवाह में होने वाले परिवर्तन से बैंक साख और उपभोक्ताओं की मांग में परिवर्तन होता है। अर्थात मुद्रा की मात्रा बदलेगी और उसका प्रवाह बदलेगा तो उससे बैंक साख और उपभोक्ताओं की मांग भी क्या हो जाती हैं, बदलती हैं, और व्यापारियों द्वारा भी स्टॉक मांग में परिवर्तन होता है। अमौद्रिक तत्व भी साख और मुद्रा की मात्रा में अस्थिरता लाते हैं, जिससे मौद्रिक संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। और जहां बैंक साख का विस्तार आर्थिक समृद्धि, तेजी तथा विस्तार को बढ़ाता है, वहीं बैंक साख में कमी मंदी, बेरोजगारी, उत्पादन में कमी, आय में कमी का कारण बनती हैं। हॉट्रे का मानना है कि जब बैंकों के द्वारा साख का विस्तार किया जाता है तो ब्याज दर क्या होगी, घटेगी। अर्थात जैसे मुद्रा बढ़ेगी, साख के विस्तार का अर्थ है मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में ब्याज की दर घट जाती है, और ब्याज की दर घटने के कारण व्यापारी ज़्यादा मात्रा में ऋण लेते हैं, और जब ऋण ज़्यादा लिए जाते हैं तो यह स्टॉक को बढ़ाते हैं, और बढ़ती हुई मांग के कारण उत्पादन, आय और रोजगार भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। कीमतों में तेजी आने से आर्थिक समृद्धि और विस्तार का वातावरण बनता है, और जब बैंक साख का विस्तार रुक जाता है तो सुस्ती की स्थिति उत्पन्न होती है। बैंक अपनी सुदृढ़ता के लिए साख नीति को क्या करते हैं, कठोर करते हैं, और ब्याज दरों को बढ़ाते हैं तो साख का विस्तार होता है, और यदि कम करते हैं तो ऐसी स्थिति में सुस्ती या मंदी की स्थितियां आती हैं। बैंकों के द्वारा जब साख का ज़्यादा संकुचन किया जाता है तो आर्थिक मंदी की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। व्यापारियों का निवेश और उत्पादन क्या होता है, घटता है, और रोजगार, आय का स्तर, उत्पादन का स्तर ये भी घटने लगता है, और उपभोक्ता की मांग में कमी कीमतों में ज़्यादा गिरावट का कारण बन जाती हैं। लाभ भी घटने लगते हैं। आर्थिक मंदी पर संचयी प्रभाव होने के कारण अर्थव्यवस्था मंदी के दुष्चक्र में फंस जाती हैं, और इस कारण अर्थव्यवस्था को उत्थान की ओर ले जाने के लिए ज़रूरी है कि बैंक क्या करें, नीची ब्याज की दरों पर साख का विस्तार करें, और ऐसे में केंद्रीय बैंक के द्वारा भी सस्ती मौद्रिक नीति को अपनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ही उत्पादकों और व्यापारियों के द्वारा ऋणों की मांग बढ़ाई जा सकती हैं, जो कि पुनरुत्थान का कारण बनती हैं। यदि इस तरीके की स्थितियां नहीं हों, यानी बैंक के द्वारा साख को बढ़ाना या घटाना नहीं हो, या साख की मात्रा में परिवर्तन नहीं हो, तो व्यापार चक्रों पर नियंत्रण आसान नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हॉट्रे का मानना है कि व्यापार चक्रों को का जो भी उन्होंने विश्लेषण किया है उसमें मौद्रिक तत्वों को उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। लेकिन कुछ कारणों से हॉट्रे के सिद्धांत की आलोचना की जाती है, जिसमें प्रमुख हैं कि उनकी आलोचना का सबसे बड़ा कारण यही है कि व्यापार चक्र केवल विशुद्ध मौद्रिक विषय नहीं है, क्योंकि व्यापार चक्रों पर कई
आंतरिक तत्वों और अमौद्रिक तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए केवल यह कह देना कि मौद्रिक बातों से ही अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव या मंदी और तेजी की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, यह सही नहीं है। ये बात एकदम से अपूर्ण और एक पक्षीय है। बैंक साख व्यापार चक्रों का कारण नहीं है वरन परिणाम है। यहाँ हार्ट्रे ने बैंक साख को ही व्यापार चक्रों का कारण मान लिया है, लेकिन बैंक साख में कमी और वृद्धि किया जाना व्यापार चक्रों का परिणाम हो सकता है, कारण नहीं हो सकता, क्योंकि आर्थिक समृद्धि के समय तो बैंकों में साख का विस्तार होता है और जब मंदी होती है तो साख का संकुचन हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि साख के संकुचन से मंदी आई है, क्योंकि मंदी के आने से ही साख का संकुचन होता है। इसके अलावा व्यवसायों की ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति चेतना बहुत बढ़ा चढ़ाकर इस सिद्धांत की व्याख्या उन्होंने की है कि जो भी व्यवसायी हैं वो ब्याज की दर के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, जबकि व्यवहार में स्टॉक की इच्छा कीमतों की वृद्धि को संभावनाओं व स्टॉक रखने की लागत पर निर्भर करती हैं। इसके साथ ही हार्ट्रे का मानना है कि जो ब्याज की दर हैं उनमें परिवर्तन भी व्यापार चक्रों का कारण उन्होंने माना है, पर ये भी व्यापार चक्रों का परिणाम ही है। वर्तमान में व्यापारिक संस्थाओं के पास काफ़ी संचित कोष होते हैं और उन्हें गैर वित्तीय संस्थाओं से भी वित्तीय साधन मिलते हैं। इसलिए व्यापार चक्र केवल बैंक साख पर निर्भर हो ये ज़रूरी नहीं होता है। यद्यपि हार्ट्रे का ये जो सिद्धांत है वो अपूर्ण है, कहीं कहीं त्रुटिपूर्ण भी है, क्योंकि इन्होंने केवल एक ही चीज़ जिसे हम मौद्रिक तत्व कह लें या बैंक और साख की कमी और वृद्धि, संकुचन और विस्तार कह लें, इसी पर ध्यान दिया है। लेकिन फिर भी इस सिद्धांत में मुद्रा और साख की पूर्ति में परिवर्तन को उन्होंने आर्थिक उतार चढ़ाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक सिद्ध करने का प्रयास हार्ट्रे ने किया है। अब हम बात करते हैं कि प्रोफेसर हैक ने व्यापार चक्रों को किस तरीके से परिभाषित किया है या किस तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो प्रोफेसर हैक ने मौद्रिक अति विनियोग का सिद्धांत दिया है। ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री प्रोफेसर हैक का व्यापार चक्र का जो सिद्धांत है वो साख की पूर्ति में परिवर्तन होने के फलस्वरूप विनियोग की मात्रा में अधिकता और उत्पादन के ढांचे में, जैसे ही विनियोग की मात्रा में परिवर्तन होगा वैसे ही उत्पादन के ढांचे में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। और उस परिवर्तन को ही हैक ने व्यापार चक्रों का सबसे बड़ा कारण माना है। हैक का मानना है कि व्यापार चक्रों का प्रमुख कारण मौद्रिक अति विनियोग होता है। चूँकि किसी भी अर्थव्यवस्था में विनियोग ब्याज की दर से प्रभावित होता है, ये हम सब जानते ही हैं। तो जब ब्याज की दर दो तरीके की हो सकती हैं, ऐसा हैक ने बताया। उनका मानना है कि एक स्वाभाविक ब्याज की दर होती है, यह वह ब्याज की दर है जिस पर ऋण योग्य कोषों की मांग ऐच्छिक बचतों की पूर्ति के बराबर होती हैं। यानी हम जितनी बचत करना चाहते हैं उसकी पूर्ति के आधार पर यह स्वाभाविक ब्याज की दर निर्धारित होती हैं। और दूसरी ब्याज की दर की जो वो बात करते हैं वो है बाजार ब्याज की दर। यह ब्याज की दर वह प्रचलित ब्याज दर है जिस दर पर ऋणों का लेन देन होता है। और जब स्वाभाविक ब्याज दर और बाजार ब्याज दर बराबर होती हैं, समान होती हैं, तो अर्थव्यवस्था किस में रहती हैं, संतुलन में रहती हैं। पर जब भी बाजार ब्याज दर या स्वाभाविक दर से कम हो जाती हैं तो ऐच्छिक बचतों की पूर्ति निवेश के लिए ऋणों की मांग के मुकाबले कम हो जाने पर बैंकों के द्वारा अतिरिक्त साख मुद्रा द्वारा निवेश की मांग पूरी की जाती है, जिससे बैंक साख का विस्तार होता है।
और निवेश की मात्रा समाज की ऐच्छिक बचतों के मुकाबले में ज़्यादा होने से पूंजीगत पदार्थों की मांग भी क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, और इससे उपभोग वस्तुओं का उत्पादन घटता है और लोग उपभोग कम करने को बाध्य हो जाते हैं। और उपभोग वस्तुओं का उत्पादन घटने से लोग उपभोग भी कम करने लगते हैं और उससे अनैच्छिक बचतें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। उपभोक्ताओं में ऊंची कीमतें चुकाने के लिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में साधनों की कीमतों के बढ़ने से क्या आने लगती हैं, तेजी आने लगती हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो तेजी आने लगती हैं, यह तेजी भी ज़्यादा समय तक स्थायी नहीं रहती, क्योंकि समृद्धि काल के अंतिम चरणों में जब उपभोग वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है तो पूंजीगत पदार्थों के उत्पादन में कमी होने से उस उद्योग के हटाए गए साधन, यानी उस उद्योग से जो भी साधन हटाए जाते हैं वो क्या हो जाएंगे, उस गति से उद्योगों में खप नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उत्पादन में क्या हुई, कमी हुई। तो जैसे ही उत्पादन में कमी हुई, प्रोडक्शन कम करना पड़ा, तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। और बेरोजगारी बढ़ने से बैंक अपनी साख की मात्रा को भी क्या करते हैं, घटाने लगते हैं और ब्याज की दरों को बढ़ाते हैं, जिससे बाजार में जो ब्याज की दर होती हैं वो स्वाभाविक ब्याज की दर से ऊंची हो जाती हैं, जिससे निवेश पर पुनः क्या होता है, क्योंकि ब्याज की दर ऊंची होगी तो निवेश पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी निवेश हतोत्साहित होंगे और पूंजी में कमी होगी, जिससे उत्पादन, रोजगार और कीमतों में गिरावट होने से अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थितियाँ आने लगती हैं। प्रोफेसर हैक ने व्यापार चक्रों के कारण उपलब्ध बचतों के मुकाबले पूंजीगत उद्योगों में ज़्यादा विनियोग का होना, जो कि बैंक साख के कारण संभव होता है, इसे बहुत ही महत्व दिया है। लेकिन यद्यपि हैक ने व्यापार चक्रों में जो विनियोग को महत्व दिया है, और निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में विनियोग यदि किया जाता है तो मंदी से उबरना संभव है, और ज़्यादा मात्रा में विनियोग या इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ऐसे में तेज़ी की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। लेकिन फिर भी हैक के सिद्धांत में कुछ कमियां हैं जिन्हें हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की मान्यता उन्होंने ली है, जो कि वास्तविक और सही नहीं है। साथ ही निवेश उनके अनुसार केवल ब्याज की दर पर निर्भर करता है, लेकिन वास्तव में निवेश पर केवल ब्याज की दर पर ही निर्भर नहीं करता। इसके अलावा भी लाभ की आशा या और भी कुछ कारण हो सकते हैं जो निवेश को प्रभावित करते हैं। पूंजीगत उद्योगों और उपभोग उद्योगों के बीच में साधनों में इतनी गतिशीलता नहीं होती जितनी कि प्रोफेसर हैक ने मानी है। यद्यपि गतिशील तो होते हैं लेकिन उतने नहीं जितना कि आपने माना है। यह सिद्धांत व्यापार चक्रों की पूर्ण व्याख्या में असमर्थ है, केवल यह निवेश पर बल देता है यह सिद्धांत। जैसे पिछला हमने हार्ट्रे का जो बात अभी कंसेप्ट पढ़ा हमने, उसमें उन्होंने किस पर ध्यान दिया था, साख की मात्रा पर, बैंक का जो साख है उस पर बल दिया था, और यहाँ पर यानी मौद्रिक तत्वों पर बल दिया था। और हैक जो हैं वो विनियोग पर ध्यान दे रहे हैं, व्यापार चक्रों का बड़ा कारण विनियोग को बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हैक की मान्यता की बचत और विनियोग में संतुलन रहेगा, और बैंक की जो साख नीति हैं वो इस संतुलन को बिगाड़ कर व्यापार चक्रों को जन्म दे रही हैं। तो ये सही नहीं है, ये कारण सही नहीं है। लेकिन फिर भी हार्ट्रे और हैक के द्वारा जो भी व्याख्या की गई है, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने बैंक साख को और विनियोग को व्यापार चक्रों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण समझाया है। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं। निश्चित तौर पर विनियोग और बैंक साख एक बहुत
बड़ा कारण आर्थिक उतार चढ़ाव के होते हैं, लेकिन व्यापार चक्रों की पूर्ण व्याख्या नहीं कही जाती, क्योंकि इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव और तेजी और मंदी का कारण बनती हैं। थैंक यू।